तो चलिए सोम को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला है पॉइजन रेशियो फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल का पॉइजन रेशियो रहता है लगभग 0.33 के आसपास। तो ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन सेकंड नंबर, तो ये इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, इसमें इंस्टेंटेनियस का ज़्यादा रोल रहता है अगर ट्रू स्ट्रेस हम निकालते हैं तो। बाकी उस तरह में नॉर्मल में हम एवरेज एरिया लेते हैं। फिर थर्ड नंबर है विच ऑफ द मटेरियल द पॉइजन रेशियो इज मोर देन यूनिटी। तो देखिए पॉइजन रेशियो यूनिटी किसी का नहीं होता, मोर देन यूनिटी भी किसी का नहीं होता। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग द टेस्ट बाय द, देखिए तो इसमें नॉर्मल एरिया होगा मतलब ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर परसेंटेज रिडक्शन इन परफॉर्मिंग द टेंसाइल टेस्ट ऑन द कास्ट आयरन में बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो कास्ट आयरन है ब्रिटल नेचर का होगा, इसमें टेंसाइल टेस्ट लगाएंगे तो सीधे वो टूट जाएगा, उसमें रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन उसका नहीं होता है। फिर जैसे 10th नंबर देखिए, तो 10th नंबर में क्या है कि विच ऑफ द कर्व इज़ द बेस्ट सुटेड फॉर द लीनियर इलास्टिक हार्डनिंग प्लास्टिक। तो देखिए लीनियर इलास्टिक मतलब ये वाला लाइन, फिर हार्डनिंग हो रहा है मतलब देखिए जैसे ये इसमें दिया तो ये प्योरली प्लास्टिक है, ये वाला हार्डनिंग है, तो सी नंबर। फिर आगे चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल स्टेट्स दैट इट इज़ ए रिजिड द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो फॉर दिस पार्टिकल इज, तो देखिए रिजिड है तो उसमें परफेक्टली रिजिड है, कोई चेंज होगा नहीं, तो पॉइजन रेशियो 0 हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं। इट इज 13th नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैलिडेशन ऑफ हुक्स लॉ इन सिंपल टेंशन टेस्ट। तो हुक्स लॉ कब वैलिड रहता है, अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर 15th नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रूफ स्ट्रेस रिलेटेड, दो प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, प्रूफ स्ट्रेस रिलेटेड है इल्डिंग से। उसके बाद तो 8th नंबर में देखते हैं द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया इन द कास्ट आयरन वन सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल टेस्ट, ये तो हमने बता दिया पहले 0%। फिर जैसे कि 10th नंबर देखते हैं इफ़ इक्वल एंड द अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड टू ए बॉडी टेंड्स टू इलोंगेट इट द स्ट्रेस सो प्रोड्यूस्ड इज, तो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है और ये इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो जब इलोंगेट करने की कोशिश करेगा तो इसमें टेंसाइल टेस्ट हो जाएगा। देखिए इलोंगेट अगर कर रहा है तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। फिर द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू द डायरेक्ट स्ट्रेस एफ, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वॉल्यूम, तो मतलब एफ स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वॉल्यूम, 11th का सी हो जाएगा। फिर जैसे 4th नंबर है कंसीडर द बार लेंथ यल, तो जैसे टेपर्ड सेक्शन में है तो इलोंगेशन कितना होता है 4 PL अपॉन पाई ई D1 D2, तो ए नंबर हो जाएगा इसका। फिर इसके आगे चलते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पॉइजन्स रेशियो इज़ यूज्ड इन, तो पॉइजन्स रेशियो किस में यूज़ होता है 2D 3D दोनों में यूज़ हो सकता है, तो 5th का डी हो जाएगा। फिर 16th नंबर देखिए विच मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो रबर का ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा। और जैसे इसमें स्टील लिखा हुआ है तो स्टील में क्या रहता है कि इलास्टिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा सही है स्टील की, मतलब मोस्ट इलास्टिक मटेरियल स्टील है। और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए इलास्टिसिटी मतलब ये नहीं कि रबड़ कितना खिंच गया, ऐसा नहीं। इलास्टिसिटी मतलब वो होता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक में जैसा कि हम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो वो कितनी जल्दी रिकवर करता है, मतलब कितनी जल्दी रेट से वो रिकवर करता है, तो वो ज़्यादा होता है स्टील का। और जैसे कि द डायमीटर ऑफ द कोर ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन इज़ गिवन बाई, तो इसमें देखिए इसका ऐसा हो जाएगा जैसे ये डी सेक्शन है तो ये जो नीचे रहेगा तो D/4, तो डायमीटर ऑफ द कोर मतलब ये बस इसको आप ध्यान में रखिए D/4 होता है। इन ए कंपोजिट बार द रिजल्टेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विल बी, तो देखिए जैसे कि हमारा कंपोजिट बार है
एक बार है, ये दूसरा बार है, दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं, ठीक ना। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, जैसे एक बढ़ने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसको रोकेगा, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो दोनों में इक्वल रहेगा, क्यों 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 दोनों जुड़ा हुआ है। तो फाइनली ये जा करके, जैसे कि ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये कम होने की कोशिश कर रहा है, तो फाइनली जो इसका रिजल्टेंट बनेगा वो एक ही बनेगा, मतलब सेम एज द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द ईच बार। फिर 20 नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 0.5। इसीलिए ऊपर जो क्वेश्चन था तो उसमें 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि होता ही 0.5 से नीचे है। फिर इसमें 9 kg/3 k + g ये नंबर 27th में, ये सब तो वैसे याद होना चाहिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है 28th नंबर। तो इसमें क्या हमको बताना है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताना है, ठीक ना। जबकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा V/V इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा x + सिग्मा y + सिग्मा z, सिग्मा x + y, सिग्मा y + सिग्मा z अपॉन E इंटू 1 - 2μ, 1 - 2μ ये होता है, ठीक ना। तो इस टोटल वैल्यू कितना हो जाएगी इसकी, ई वैल्यू दिया हुआ है, तो E इंटू 1 - 2μ बी नंबर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फिर आगे चलते हैं। इफ़ द पॉइजन्स रेशियो इज 0 देन इट इज़ मीन्स, पॉइजन्स रेशियो 0 है मतलब, देखिए इसमें नन ऑफ द वो दिया है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन था उसमें परफेक्टली रिजिड था, इसमें मटेरियल इज रिजिड, तो कुछ ऐसा सही बैठ नहीं रहा। बाकी 30 नंबर देखिए, इफ़ द टू डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस द shear stress component, shear strain component गामा एक्स वाई along the XY plane is written as। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि स्ट्रेन इसका कैसे निकलता है, del U/del y + del V/del x। ये इक्वेशन FM में भी काम आता है, ये वाली इक्वेशन, तो इसको ध्यान रखिए। इसके बाद रेजिलियंस ऑफ ए मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू। तो रेजिलियंस क्या होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द बॉडी अप टू द इलास्टिक लिमिट। तो ये शॉक लोडिंग में काम आता है, जैसे फटीग यहाँ दिया हुआ है, फटीग में क्या हो रहा है, इंड्रेंस लिमिट काम आता है। हुक्स लॉ होल्ड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। 33rd, द आफ्टर द कोल्ड फॉर्मिंग स्टील balls are subjected to stress relieving, steel balls are subjected to stress relieving after cold working, स्टील बाल्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस रिलीविंग। मतलब स्टील बाल्स का अगर हम कोल्ड फॉर्मिंग कर देंगे तो उसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, तो उसको हम स्ट्रेस रिलीविंग के लिए भेजेंगे पहले। फिर इसके बाद है जैसे 41 नंबर है, थिन माइल्ड स्टील वायर इज लोडेड बाय एडिंग लोड्स इन द इक्वल इंक्रीमेंट टिल इट ब्रेक्स the extension load with increasing load will behavior is under। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे कि माइल्ड स्टील में वायर है तो उसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो इक्वल इंटरवल में हो कर रहे हैं, मतलब उसको, तो जो उसका फाइनली ग्राफ बनेगा तो कैसा उसका बिहेवियर रहेगा। तो इसके लिए इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली फर्स्ट देन इंक्रीजिंग रैपिडली। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन मेथड। तो इसका पढ़ लीजिए, ए नंबर होगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट। 42nd में, फॉर द स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन द शेयर एज कम्पेयर टू द टेंशन इज नियरली 2/3। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहता है शेयर में तो वो 2/3 रहता है, 2/3 रहेगा किसका, इतना टेंशन। तो ये क्वेश्चन मटेरियल साइंस से बहुत इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत आता है ये। फिर इन द केस ऑफ द इलास्टिक बार फिक्स्ड एट द अपर एंड लोडेड बाय फॉलिंग वेट एट द अदर एंड द शॉक लोड प्रोड्यूस्ड कैन बी डिक्रीज्ड बाय। तो देखिए इसमें क्या होगा कि फॉलिंग वेट के द्वारा लोअर एंड पे हमको लोड लगाया जा रहा है। तो देखिए इसका जो फाइनली जो स्ट्रेस आएगा ना, जो सिग्मा आएगा, उसमें एक फैक्टर ऐड होता है KT, और इस KT की वैल्यू जो होती है KT इज इक्वल्स टू होता है 1 + √1 +
1+2h अपॉन डेल्टा। ये डेल्टा क्या है, इंक्रीमेंट है, तो इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, डेल्टा इंक्रीमेंट कैसे लिखते हैं, पी एल अपॉन ए ई, तो पी इंटू एल अपॉन ए ई, तो ए ई ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू ई, ठीक ना। तो देखिए अगर हम एरिया घटाएंगे मतलब ये फैक्टर कम करेंगे तो जो ओवरऑल अपना फैक्टर था के टी की वैल्यू कम होगी, तो मतलब स्ट्रेस अपना कम होगा। तो द सोक लोड प्रोड्यूस्ड कैन बी डिक्रीज्ड बाई डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार, 43 का ए। फिर आगे 44 देखिए, इफ़ द लोड डब्ल्यू इज अप्लाइड instantaneously on a bar of a cross section A, then the stress produced in the bar in the worst case will be। तो देखिए अगर इस केस में हमको सीधा ध्यान रखना है कि जितना स्ट्रेस आता है पहले, तो अगर उसको इंस्टेंटेनियसली करेंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा उसका, आता उसी फार्मूले से जो भी हमने बताया। फिर देखिए जैसे कि इसमें 47 नंबर देखिए, डूरिंग टेंसाइल टेस्ट ऑन एन स्पेसिमेन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम लोड ऑब्जर्व्ड वाज 8 टन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट नेक वाज इतना। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमको हमेशा ध्यान रखना कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो कैलकुलेट होता है सिग्मा यूटी हमेशा निकलता है किस पे, सिग्मा यूटी निकलता है जो उसका एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो जैसे कि 8 टन का था और एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फाइनली क्या होगा 8 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए 8 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बी नंबर। फिर इसके आगे चलते हैं। तो व्हाट वाज द फार्मूला फॉर द इलोंगेशन ऑफ कोनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन होता है डब्ल्यू एल अपॉन 2 ए ई। तो इसको हम सीधे याद कर सकते हैं, अगर इसमें वेट डेंसिटी दिया होता गामा तो इसका फार्मूला फिर होता गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ई, ये होता है बार के लिए, और गामा एल स्क्वायर अपॉन 6 ही होता है सिलेंडर के लिए, मतलब सॉरी कोन के लिए। तो ये ध्यान रखना है। फिर ये सब तो क्वेश्चन सिंपल ही है, जैसे कि इसको देख लीजिए 54 नंबर देखिए, तो इसका ए हो जाएगा क्योंकि पी अपॉन ई तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, पी जितना लोड लगा रहे हैं, बाकी L1 A1 चेंज हो सकता है तो इसके लिए ए होगा। फिर इसी तरह बाकी हम देख लेते हैं, जैसे कि 60th नंबर देखिए, इसमें क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और कितना इलोंगेशन हुआ है वो दिया है, ई दिया हुआ है, अपने को वैल्यू निकालना है पी की। तो हमेशा ध्यान रखना डेल्टा एल इज इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, पी एल अपॉन ए ई, इसमें हम रख देंगे वैल्यू आ जाएगा। फिर इसी तरह सिंपल क्वेश्चन है ये सब, इसलिए उतना डिस्कस नहीं कर रहे इसको। ये अच्छा क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ए बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विथ साइड बी विच लोड पी इज अप्लाइड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो इसमें नॉर्मल स्ट्रेस बताना है, जबकि 30 डिग्री से था। तो देखिए जैसे ये 30 है तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पी था तो पी कॉस 30 हो जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो सी नंबर। आगे चलते हैं इसके, ये ग्राफ तुमने डिस्कस ही कर लिया, इसमें 4PL अपॉन पाई D1 D2 9 kg अपॉन 3K + G, ये सब तो सिंपल ही है। इसमें और कुछ देखने लग, जैसे कि वैल्यू द पॉइजन्स रेशियो डिपेंड्स अपॉन, तो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू डिपेंड करती है किसमें, मटेरियल ऑफ द स्पेसिमेन। फिर है द स्टेट ऑफ द स्टेट व्हेन द टेंसाइल ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल इन द ऑल डायरेक्शन। तो ये हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस वही होता ही है कि जब हर डायरेक्शन में टेंसाइल कंप्रेसिव साइड एक्शन में सेम लगे। जैसे कि फिर हम इसमें सेकंड नंबर पर चलते हैं, पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर क्या है, जब बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो रहे, बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर। तो बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा, मतलब कि जैसे कि पॉजिटिव जा रहा था, यहाँ से 0 हुआ मतलब 0 से निगेटिव जाएगा,
तो पहले प्लस साइन था, अब माइनस साइन है, मतलब कि साइन चेंज कर रहा है, मतलब बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो अगर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोल फ्रैक्चर है तो उसका मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट विल चेंज इट्स बिहेवियर। फिर उसके आगे फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग लोड एट द सेंटर द बेंडिंग मोमेंट विल बी। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम ये है, तो इसमें अगर लोड सेंटर पे लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट कैसे ग्राफ बनेगा, यहाँ सीधे जाएगा ऊपर, फिर ऐसे बनेगा, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कॉर्नर पे 0 रहेगा। फिर इधर चलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ ओवर द होल स्पेन एंड द शियर फोर्स एट द सेंटर। तो देखिए शियर फोर्स एट द सेंटर 0 होगा, कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए वो सिंपली सपोर्टेड था, इसमें यूडीएल लगा हुआ है, तो सपोज के W किलो न्यूटन पर मीटर है, तो टोटल लेंथ L है, तो WL टोटल होगा, तो ये हो जाएगा WL/2। ठीक, अब इसमें सेंटर पे हम निकाल रहे हैं, ठीक ना, तो WL/2 इधर से हुआ निगेटिव में, और इसका जो ये वाला लोड है तो W×L/2 पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव निगेटिव 0 हो जाएगा, तो इसीलिए सेंटर पर 0। फिर आगे चलते हम लोग स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर में स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, m²dx/2EI 2EI। तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, m की वैल्यू कोई एक x क्रॉस सेक्शन पे निकाल लेंगे, तो m कितना होगा, px होगा, तो px का स्क्वायर करेंगे तो x² होगा, x² dx करेंगे तो मतलब L3/3, तो अपॉन में 3 था और L3 था, तो L3/6, तो डी नंबर। फिर जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 13th नंबर है, इन द केस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन द सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस कैसे निकलेगा, तो सेक्शन मॉडुलस सर्कुलर सेक्शन के निकालना है ना, तो कितना होता था, I/R करना है, तो I/D/2, तो I कितना होगा, π/64 d⁴, तो अपॉन में d/2 करेंगे, मतलब π/32 d³। फिर पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर अकर्स ओनली इन ओवर हैंगिंग बीम, मतलब बेंडिंग मोमेंट 0 ओवर हैंगिंग बीम में ही होगा, मतलब साइन चेंज ओवर हैंगिंग बीम में ही करेगा। फिर इधर देखते हैं कोई सा भी, जैसे कि ये ग्राफ वाला देख लेते हैं, 26 नंबर। 26 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कैसे होगा, तो उसके लिए पहले हम इसका शियर फोर्स बनाते हैं ना, तो देखिए यहाँ से सपोज करिए हमने पॉजिटिव लिया, इधर इसको हमने पॉजिटिव लिया, तो फिर ये डाउनवर्ड लोड है, तो क्या होना चाहिए, कम होगा, है ना। जैसे अगर हम अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड ये सब है ना, अब ये इधर, तो ये कम होगा, तो ऐसे बनेगा। ठीक, इस तरीके का बनेगा इसका शियर फोर्स डायग्राम। अब इसका बेंडिंग मोमेंट अगर डायग्राम बनाना है तो देखिए ये था, और इसके स्लोप से हम डिसाइड करेंगे, ठीक ना। तो देखिए जैसे कि मतलब लोड से स्लोप दिखेगा, जैसे शियर फोर्स में था क्या था, ये अपनी लाइन बनी है, तो ये सबसे ज़्यादा है, ये फिर कम होता चला जा रहा है, ठीक ना, ज़्यादा से कम की ओर जा रहा है, मतलब स्लोप यहाँ सबसे ज़्यादा होना चाहिए फिर कम होना चाहिए, तो मतलब ये निकला। ठीक, स्लोप यहाँ सबसे ज़्यादा है फिर ये कम होता चला गया। ठीक, फिर यहाँ से अब फिर स्लोप इंक्रीज़ होना चाहिए, इंक्रीज़ होकर मैक्सिमम होना चाहिए, तो इंक्रीज़ होकर मैक्सिमम जाएगा, ये हुआ। फिर अब देखिए फिगर में थोड़ा सा यहाँ लोड भी दिया हुआ है। ठीक, ये थोड़ा हम शियर फोर्सेस से गलत बना हुआ है, क्योंकि थोड़ा लोड है ना, तो ये कुछ ऐसा जाएगा यहाँ से फिर थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें कुछ ऐसा कुछ चेंज होगा ऐसे। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ था, अब यहाँ से फिर बेंडिंग मोमेंट 0 जाना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट मैक्सिमम रहेगा, तो ये ऐसे बनेगा, तो इसके लिए ए ऑप्शन। ठीक, फिर ये तो रट्टा वाला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द शेप
ऑफ द इलास्टिक कर्व बिटवीन द सपोर्ट्स बी एंड सी फॉर द बीम इज शोन इन द फिगर। तो इसका इलास्टिक कर्व कुछ इस तरीके का बनता है। इसका इलास्टिक कर्व हम बना के दिखा दे रहे हैं। ऐसा बने, यहाँ से इस तरीके का आएगा और यहाँ से इस तरीके का बीच में एक सर्कुलर बनाता हुआ इसको टच करता हुआ जाएगा। ठीक, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट बीच में कांस्टेंट है, बीच में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा तो मतलब सर्कुलर बनेगा उसका इलास्टिक कर्व। फिर उसके आगे चलते हैं। तो जैसे यही था, डिटरमाइन द पोर्शन ऑफ द बीम विच इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। तो हमने बताया ना बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा और सर्कुलर बनेगा बी से सी के बीच में, बी से डी के बीच में, तो सी हो जाएगा इसका। फिर अगले पे जाते हैं। ये थोड़ा 32 नंबर। तो सेम टू सेम वही इसमें भी है कि बेंडिंग मोमेंट ओवर द स्पेन ऑफ लेंथ एल, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट। तो सेम वही क्वेश्चन है। सी में क्या हो जाएगा कि बीच का जो एल है डिस्टेंस तक, एल डिस्टेंस में कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। फिर है द चेंज इन द स्लोप in is given by the ratio of the area under dash to the flexural rigidity between the 2 point of the beam। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो सिंपल ही है। फिर इसके बाद इसको याद रखना है कि टोटल जो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तो WL/2 हो जाएगा लोड। और ये एक्ट करेगा कहाँ पर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको कहाँ मिलेगा, तो L/√3। तो यहाँ से L/√3 डिस्टेंस पर, L/√3 डिस्टेंस पर। फिर उसके आगे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें SFT दिया हुआ, हमको BMD बनाना है, ठीक ना। 41 नंबर में देखिए, तो इसको हम बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं। इसको कैसे बनेगा, हमने क्या बताया कि जो लोड दिया है, लोड का जिस तरीके का लोड वो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होगा। तो इसमें हम अगर बी से देखते हैं इस पॉइंट से, तो यहाँ से हमको शियर फोर्स क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग दिख रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो इसका स्लोप हम इंक्रीजिंग बनाएंगे। तो इंक्रीजिंग स्लोप कैसे बनेगा, तो ये देखिए ये इंक्रीजिंग स्लोप, तो इसका ए होगा। फिर when the cross section of the cantilever beam is loaded with the UDL which gives the economic design, तो I section। तो maximum value of the bending moment of a cantilever beam with the uniformly distributed load W over the entire length। तो देखिए 43rd नंबर में अपने पास एक कैंटिलीवर बीम है, उसमें UDL लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक ना। तो ये अगर ये W है और तो टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल वेट WL, और ये एक्ट करेगा मिडिल पे, तो W इंटू L टोटल वेट इंटू कितने डिस्टेंस पे हुआ, L/2 पर, L/2 पर। तो कितना क्या होगा, WL² बाई 2 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर होगा, तो WL²/2। फिर आगे चलते हैं। ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। जैसे कि 3rd नंबर है, a simply supported beam is subjected to a point load P at the middle of the beam. The correct normal stress distribution over its cross section is given by। तो देखिए जैसे कि shear stress, द करेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकलेगा, किसी एक पॉइंट पे एक तरफ टेंशन रहेगा तो एक पर तरफ कंप्रेशन रहेगा। ये देखिए, तो अगर इसमें ऐसे है तो इसमें ऐसे रहेगा। तो अगर इसको हम इधर साइड लाना चाहते हैं, इधर साइड, तो ये कैसे कर देंगे, इसको सेम टू सेम ये बन जाएगा ये, और इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो मतलब C नंबर, ठीक, तो इसका C हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द बीम डिपेंड्स अपॉन सेक्शन मॉडुलस, क्योंकि क्या होता है, σ/y = M/I। तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, M प्रोपोर्शनल टू I/y। तो ये क्या हुआ, सेक्शन मॉडुलस, मतलब सेक्शन मॉडुलस पे स्ट्रेंथ ऑफ द बीम डिपेंड करता है।
कैसे, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एम प्रोपोर्शनल टू जेड, इस इक्वेशन से। आगे चलते हैं। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल इज लोकेटेड एट द, इसको ध्यान रखना है, कंकरेंस ऑफ द मीडियंस। फिर 6th नंबर, द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम फॉलो, तो ये क्या फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ। ये इस तरीके का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैक्सिमम होता है 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज, 1.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा एवरेज, क्या होगा, टाउ मैक्सिमम। ठीक, और ये क्या चीज़ रहता है, पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ कैसे आता है, तो उसका एक फार्मूला होता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में फार्मूला क्या होता है, 6f/BD³ इंटू D/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसी सेक्शन में। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन बन रहा है, तो इसीलिए पैराबोलिक होता है। फिर इसके आगे चलते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस ऑन ए न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन बीम इज, दो न्यूट्रल एक्सिस पे अभी हमने ये ग्राफ बनाया था ना, तो ये देखिए न्यूट्रल एक्सिस पे यहाँ जीरो होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे यहाँ जीरो होता है। फिर ये दो देखिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का रहता है हॉलो शाफ्ट में। ये वाले देखिए 2nd नंबर, ये कैसे आता है, तो देखिए क्या होता है कि इसमें शाफ्ट के लिए क्या होता है, टाउ अपॉन आर इज इक्वल्स टू टी अपॉन जे इज इक्वल्स टू जे थीटा बाई एल। तो इस हिसाब से टाउ प्रोपोर्शनल टू आर, तो लीनियर रहेगा शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। फिर ऊपर देख लेते हैं अच्छा क्वेश्चन, जैसे 1st नंबर है, तो इसमें क्या एनर्जी पूछ रहा है, तो क्या होता है, टाउ स्क्वायर अपॉन 2g इंटू वॉल्यूम। इसी तरह स्टील 9th नंबर, स्टील बार्स इन ए कंक्रीट बीम आर एम्बेडेड नियर द बॉटम सेक्शन। फिर द वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेस इन ए सिंपल बेंडिंग ऑफ द बीम इज लीनियर, ये हमने ऊपर डायग्राम में देख लिया। द पॉइंट ऑफ द बीम वेयर द कर्वेचर चेंजेस फ्रॉम द सैगिंग टू होगिंग पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। फिर रैंकाइन थ्योरी क्या बताती है, रैंकाइन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, तो ये ब्रिटिल मटेरियल के लिए रहता है। फिर ऑल थ्योरीज गिव नियरली द सेम रिजल्ट जब वन प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज लार्जर इन कंपैरिजन टू द अदर। फिर 3rd नंबर, अंडर टेंशन ब्रिटिल मटेरियल जनरली फील्स, तो अंडर टॉर्सन, तो देखिए ये हमारा उस इक्वेशन से निकलेगा, जैसे ये नहीं होता टाउ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। तो प्योर टॉर्सन है, तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। फिर टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा था, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल करेंगे जीरो के, तो थीटा हमको 45 मिलेगा। मतलब ये फार्मूला आप सही लिखिए, तो उससे 45 मिल जाएगा आपको, कि अगर टॉर्सन हुआ तो मैक्सिमम यहाँ पर 45 एंगल विद द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे फेल हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं, जैसे कि 11th नंबर, अ प्रिंसिपल प्लेन, तो वी आर नो शियर स्ट्रेस एक्ट। फिर 6th नंबर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग थ्योरी, तो मोस्ट स्टेप फॉर द डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल के क्या रहता है, एक तो शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और एक डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। फिर 19th नंबर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाई, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या रहता है, गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी। रैंकाइन है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, और सेंट विनेंट्स है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। फिर आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ द स्ट्रेन रीडिंग्स, स्ट्रेन गेज से हमको मिनिमम कितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स चाहिए, तो 3 रीडिंग चाहिए हमको फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेंस। उसी तरह देखिए, इसमें इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला ये होता है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का फार्मूला ये होता है। फिर जैसे स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या है, हेग्स थ्योरी बी नंबर, सिंपल ही ये। फिर
ये क्वेश्चन देखिए, जैसे 28th नंबर, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फॉर द स्ट्रेस स्टेट सोन इन द। तो देखिए इसमें हम इसका मोहर सर्किल बना लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक तो सिग्मा हुआ, दूसरा भी यही है, और इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है ना। तो सिग्मा तो यही था, सिग्मा रेडियस है, मतलब ये हम बनाएंगे इसका, तो ऐसा कुछ बनेगा। मतलब इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, एक ठो हो जाएगा 2 सिग्मा, एक ठो हो जाएगा 0, एक ठो हो जाएगा 0, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा। इस हिसाब से ये बनेगा। फिर 6th नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्सन इज फॉल्स, द ट्विस्ट इज यूनिफॉर्म लॉन्ग द लेंथ। क्योंकि जो ट्विस्ट है वो चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, जैसे कि ये अपना एक सिलेंडर है, तो इसमें जब हम ट्विस्ट कर देंगे ना इसको, तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे तो थीटा हर सेम होगा, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे ना, तो यह जो थीटा है ना वो वेरी करता है। क्योंकि जैसे अगर ये एंगल हम फाई मानते हैं, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर थीटा बाई यल। मतलब इस अलोंग द लेंथ थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा। ट्विस्ट मतलब अलोंग द लेंथ सेम नहीं रहता। फिर ये तो उसी जो इक्विवेलेंट मोमेंट इक्विवेलेंट टॉर्सन वाला है, उसी फॉर्मूले से आ जाएगा 8th नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे 10th नंबर है, द शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट 0 रहता है। नहीं तो ऑब्वियस एकदम कि उसी सेंटर पॉइंट के अबाउट तो रोटेट होता है, तो वहाँ 0 रहेगा। 17th नंबर, द शाफ्ट ट्विस्टिंग मोमेंट फॉर ए कंपाउंड शाफ्ट इज इक्वल टू मिनिमम कैलकुलेटेड वैल्यू। क्योंकि देखिए जैसे कि अगर हम ट्विस्टिंग मोमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको इसको सेफ निकालना है, ठीक ना। जैसे कि अगर एक हमको वैल्यू है 40 किलो न्यूटन मीटर और एक हमारा है 70 किलो न्यूटन मीटर, तो अगर हम बोल देते हैं कि 70 किलो न्यूटन मीटर सेफ़ है, तो 40 में भी फेल हो जा रहा है। तो 70 हमने सेफ बता तो दिया, लेकिन 40 में फेल हो गया, तो इसीलिए हम मिनिमम वैल्यू हमेशा लेके चलते हैं। और सेम केस में अगर कहीं हम निकाल रहे हैं और डाया की वैल्यू आ रही है 2 वैल्यू, तो हम उसमें मैक्सिमम लेके चलेंगे। फिर 11th नंबर में देखिए, सॉरी 11th नंबर में जैसे कि हमको पावर का एक्सप्रेशन निकालना है, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, टी इंटू ओमेगा, और टी क्या होता है, पाई/16 टाउ डी क्यूब, पाई/16 टाउ डी क्यूब, और ओमेगा 2πn/60, तो मतलब डी क्यूब एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। फिर 19th नंबर देखिए, द सेफ ट्विस्टिंग मोमेंट फॉर ए कंपाउंड शाफ्ट इज इक्वल्स टू मिनिमम कैलकुलेटेड वैल्यू, ये तो देख ही लिया हमने। फिर टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4। कैसे, देखो टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होता है, टॉर्सनल रिजिडिटी होता है जीजे, और जीजे की वैल्यू कितना होगा, जी इंटू जे, जे क्या होता है पाई/32 डी टू द पावर ऑफ 4। तो मतलब टॉर्सनल रिजिडिटी प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर ऑफ 4। फिर 23rd में नॉन ऑफ द अबव होगा। इसमें देखिए क्या है, सॉफ्ट सीरीज में है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, टी यल अपॉन जी जे। तो एल की वैल्यू रख देंगे, जे की वैल्यू रख देंगे, दोनों सॉफ्ट के लिए, दोनों को ऐड कर देंगे, तो थीटा अपने को टोटल मिल जाएगा। इसी तरह ये भी है। और 30th नंबर देखिए, हमने क्या बताया, पी इज इक्वल्स टू पावर इज इक्वल्स टू एन डी क्यूब, मतलब सी नंबर। फिर ये तो इक्विवेलेंट से आ जाएगा, उसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसका डब्ल्यू एल अपॉन 8y, इसको ही ध्यान रखिएगा। फिर एन इंक्रीज इन द लोड एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम इज लाइकली टू कॉज फेलियर। तो देखिए जैसे कैंटिलीवर बीम है, तो फ्री एंड पे लोड बढ़ा रहे हैं, तो मैक्सिमम मोमेंट यहाँ पर आएगा, मतलब फेल होने का चांस यहाँ से है। एट द फिक्स सपोर्ट, इफ़ द बीम इज सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स, तो अगर 2 से ज़्यादा सपोर्ट है तो बीम को कंटिन्यूस बीम बोलने लगेंगे, कंटिन्यूस बीम। 11th नंबर पे हम लोग चलते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं।
और 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो रैंकाइन थ्योरी लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम दोनों के लिए रहता है, लेकिन अभी यूलर्स थ्योरी होता है तो वो लॉन्ग कॉलम के लिए होता है। यूलर्स होता लॉन्ग कॉलम के लिए, लेकिन यहाँ रैंकाइन है तो यूलर्स प्लस मतलब लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों के लिए है। तो क्रिपलिंग लोड, इसका हम एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर जाहिर सी बात है कि दोनों साइड अगर फिक्स कर दोगे तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, तो L/2 हो जाएगा इक्विवेलेंट लेंथ। लेकिन अगर एक साइड फ्री रख दोगे, दूसरे साइड फिक्स करोगे, तो ये पूरा जस्ट डबल हो जाएगा, 2L हो जाएगा, क्योंकि फ्री है तो ये मूवमेंट कर सकता है, तो 2L हो जाएगा। लेकिन अगर एक साइड फिक्स्ड है, एक साइड हिंज है, तो इससे तो ज़्यादा होगा फिक्स वाले से, लेकिन इससे कम होगा फ्री वाले से, तो L/√2। और दोनों साइड अगर पिन जॉइंट है तो L, पिन जॉइंट है तो सेम का सेम रहेगा। तो इससे बहुत सारे 90% क्वेश्चन इस टॉपिक के सॉल्व हो जाएंगे। 4th नंबर देखते हैं। स्ट्रक्चर मेंबर मेड अप ऑफ द सेवरल वार्स रिवेटेड और द वेल्डेड टुगेदर नोन एज फ्रेम। ध्यान रखना है, अ मशीन पार्ट इज डिजाइंड से स्ट्रट। स्ट्रट में क्या रहता है कि एक्सियल कंप्रेसिव लोड रहता है, स्ट्रट में एक्सियल कंप्रेसिव। फिर रैंकाइन फार्मूला देखिए, यूलर में क्या था कि हम डायरेक्ट लोड जो लग रहा है ना, जैसे ये डायरेक्ट है, बकलिंग तो हम इसका कंसीडर कर रहे हैं यूलर में, लेकिन डायरेक्ट को नहीं कंसीडर कर रहे थे। लेकिन जब हमने रैंकाइन बोला ना, तो रैंकाइन में हम डायरेक्ट और बकलिंग दोनों के लिए, तो C नंबर हो जाएगा। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर विच कैरीज एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, B नंबर। फिर रैंकाइन थ्योरी इज अप्लीकेबल to the both long and short column. Which of the following assumption incorrect about the long column? तो मटेरियल इज नॉन होमोजेनियस एंड एनिस्ट्रोपिक, ये नहीं रहता, यही तो हम इसका एजम्पशन मान के चलते हैं। फिर ये सब तो सिंपल ही, आप लोग देख लीजिएगा। वो फार्मूला जो बता दिया उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये एक सही है कि इसका फार्मूला, इसमें ध्यान रखिएगा 1 प्लस के होता है, प्लस के, 2 के नहीं होता, प्लस के, बस इससे सॉल्व हो जाएगा। प्लस के 28th नंबर में देखिए, तो देखिए यहाँ सेम वेट, हाइट एंड वेट, सेम हाइट और वेट की बात कर रहे हैं ना, तब आई सेक्शन नहीं होगा। सेम हाइट एंड वेट की बात करेगा, सेम मटेरियल की, तब थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन हो जाएगा। चलिए बाकी अगला देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 30 नंबर में, देखिए व्हेन ए स्टील कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट देन स्लेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 120। तो ये याद रखना पड़ेगा। स्लेंडरनेस रेशियो, सॉरी ये हमने गलत कर दिया, लेस देन 120 नहीं होगा, लेस देन 30 होगा, लेस देन 30, सॉरी लेस देन 30। When a steel column is said to be short, then slenderness ratio is less than 30। फिर बाकी ये सब तो उसी फार्मूले पे है, तो वो हमने पहले ही बता दिया है। स्प्रिंग से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। स्प्रिंग से एक फार्मूला अगर आपको पता है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या कि जो डेल्टा रहता है, इलोंगेशन इज 8W D³ N G⁻⁴। तो देखिए ये W जितना लोड लग रहा है स्प्रिंग में, ये D मीन कॉइल डायमीटर है, जैसे कि ये तो कॉइल बहुत सारा लपेटा हुआ है, तो ये हो जाएगा कैपिटल D। और एक वायर का डाया होता है स्मॉल d, तो ये है स्मॉल d, एक वायर का डाया। n कितने नंबर ऑफ टर्न है, मतलब 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न, कितने टर्न है n। तो अगर इससे हमको स्टिफनेस निकालना है तो डेल्टा इधर साइड ले आएंगे, तो W/डेल्टा ये उधर जाएगा, तो G⁴/8D³N। तो इससे कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, कुछ इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो हम इससे पता कर सकते हैं। सो ये रहा आंसर। अगर कोई शुरू से देख रहा है तो सोल्व अपने से कर रहे हो, तो ये आंसर आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच।